हेलो स्टूडेंट्स। एक टाइम था जब चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से कम हुआ करती थी। जी हाँ, 1960s में इंडिया की जीडीपी लगभग 148 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करती थी और वहीं पे चाइना की जीडीपी 120s में थी बिलियन डॉलर। यानी अगर हम बात करें चाइना की तो 1960 में वो हमसे पीछे हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम उसकी इकोनॉमी को कंपेयर करें इंडिया की इकोनॉमी से, तो आज इंडिया की इकोनॉमी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं पे चाइना की इकोनॉमी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है। यानी लगभग आपका 6 या 6.5 जो टाइम्स हमारी इकोनॉमी चाइना की बढ़ चुकी है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, लगभग 60 साल के अंदर। ऐसा चाइना ने क्या किया जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बढ़ गई? दरअसल उसके जो प्लान्स हैं, मेनली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया 1960s के बाद में, वो एक रीजन है जिसकी वजह से वहां पे आज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो पा रही है। यानी चाइना की अगर हम बात करें तो उसने सेल्फ रिलायंट होने के चक्कर में सारी की सारी इकोनॉमी को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो चाइना है उसने दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंसी ना दिखा के दूसरी कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज की जिसके ऊपर दूसरी कंट्रीज भी डिपेंडेंट है, लेकिन जिसकी वजह से यह रिजल्ट हुआ कि चाइना आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है पॉल्यूशन का। जी हाँ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉल्यूटर है चाइना। वर्ल्ड की लगभग 33% पॉल्यूशन चाइना ही प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए जो लगभग 15.2% पॉल्यूशन एमिट करता है। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया जो लगभग 5.6% पॉल्यूशन एमिट करता है। चौथे नंबर पे आता है रशिया जो लगभग 5 समथिंग परसेंट पॉल्यूशन एमिट करता है। और उसके बाद आता है जापान जो लगभग 4 समथिंग पॉल्यूशन एमिट करता है। यानी ये जो कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर हम बात करें टॉप 5 जो पॉल्यूटिंग कंट्रीज है, इसमें जो टॉप 2 कंट्रीज है, पहला है चाइना और दूसरा है यूएसए। इन दोनों की अगर हम टोटल पॉल्यूटर या पॉल्यूशन को अगर मिला लें तो लगभग 48% के आसपास एमिशन पूरे दुनिया का सिर्फ ये 2 कंट्री अकेले मिलकर कर लेती हैं। यानी उसके बाद में जो हमारी 200 समथिंग कंट्रीज हैं उनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन लगभग 52% है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5.6% के आसपास बनता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि चाइना जैसी कंट्री को रोका जाए कि वो अपने पॉल्यूशन को ना करे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 1990s में जो रिबेट मिला चाइना जैसी कंट्रीज को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को यूएनएफसीसीसी द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को एक रिबेट मिला कि अभी तक का जो पॉल्यूशन है वो आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर में कमिटमेंट लगाए गए, उनके ऊपर में कैपिंग करी गई। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इसको कर्व करने से बच गई, इसको कम करने से बच गई। बट इसका ये रिजल्ट हुआ कि जो कुछ कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग फेज में थी उन्होंने पॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही लिमिट से बढ़ा लिया। यानी डेवलपिंग फेज में इंडिया और चाइना दोनों ही थी, लेकिन चाइना ने जैसे जैसे अपनी जीडीपी बढ़ाई उसी हिसाब से अपना पॉल्यूशन भी बढ़ा लिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के सामने यह है कि वो डेवलपिंग कंट्री होने के नाते चाइना को कुछ कह भी नहीं सकती, यानी बहुत ज्यादा सैंक्शंस और ये भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो नॉन एनेक्सचर 1 में आती है, क्योंकि वो नॉन एनेक्सचर 1 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में उसको नॉन एनेक्सचर 1 में कंसीडर किया गया था। इसमें वो कंट्रीज हैं जो कैपेसिटी के बेसिस पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कम करने की कोशिश नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये बात थी 1990s की। उस टाइम पे चाइना की इकोनॉमी फिर भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितना यूएसए की थी। तो यूएसए जैसी, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी, जिसमें इंडिया ने तो अपने पॉल्यूशन को काफी हद तक कम रखा। यानी हम पूरे ग्लोबल अगर देखें 18% पॉपुलेशन हमारी इंडिया में रहती है, लेकिन हम पूरे ग्लोब का सिर्फ 5.6% ही पॉल्यूशन करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है और वो वर्ल्ड का 33% पॉल्यूशन करता है। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अपने पर कैपिटा की अगर एमिशन की बात करें तो बहुत बहुत ही ज्यादा बनता है, स्पेशली चाइना और यूएसए का। लेकिन
यूएसए एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर है, लेकिन चाइना एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज फिर दोबारा से बोलने लगी हैं कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज को अपने पॉल्यूशन को कम करना होगा, भले वो एक तरीके से डेवलपिंग फेज में है, फिर भी उनको कर्टेल्स करने पड़ेंगे, उनको पेरिल्स एक तरीके से, यानी बोल सकते हैं एक तरीके से अपनी जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम करना पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है दूसरी कंट्रीज के सामने कि जो दूसरी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को आज यूज कर रही हैं, जिससे वो अपने पॉल्यूशन को कम कर पा रही हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की 80% प्रोडक्शन चाइना में ही होती है। यानी चाइना जिसको हम ब्लेम लगा रहे हैं, या ये कंट्रीज ब्लेम लगा रही हैं, वो एक्चुअली में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। 80% के आसपास सोलर पैनल्स चाइना में बनते हैं पूरे वर्ल्ड के, और 60% के आसपास में विंड टर्बाइन पैनल्स ये चाइना में ही बनते हैं। यानी प्रॉब्लम दूसरी कंट्रीज के साथ भी है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज खुद ये चीजें नहीं बना रही है, तो चाइना को यहां पे ये चीजें बनानी पड़ती हैं, और यानी चाइना इसमें लीड कर रहा है। अब इसकी वजह से वो चाइना को भी कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि चाइना को अगर ये बोलेंगे कि पॉल्यूशन को कम करे, तो वहां पे वो सोलर पैनल के प्रोडक्शन को कम कर देगा, और दूसरी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगी। तो एक डिलेमा में, एक पैराडॉक्सिकल जो एक सिचुएशन यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। इस सिचुएशन से किस तरीके से निकला जाए, UNFCCC मीटिंग कर रहे हैं, COP29 में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना को इसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। अदरवाइज चाइना के ऊपर दूसरी कंट्रीज प्रेशराइज उसको नहीं कर पाएंगी कि अपने पॉल्यूशन को कम करो, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसको सोलर पैनल और विंड टर्बाइन की प्रोडक्शन को भी कम करना होगा। आइए आज इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है चाइना की इस पर्टिकुलर जो एमिशन के साथ। द चाइनाज एमिशन पैराडॉक्सिकल जो हमारा अभी इफेक्ट आ गया है, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स, यानी जो क्लाइमेटिक कमिटमेंट चाइना को दिए गए हैं वो, प्लस में वो अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसको किस तरीके से बैलेंस कर रहा है। यूपीएससी ने कुछ ही साल पहले यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का जो आईएनडीसी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और चाइना का जो आईएनडीसी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा बेटर लगता है, इस तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। यानी चाइना जो स्पेशली सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है वर्ल्ड के अंदर में, और इंडिया को उसको बार बार यूपीएससी कंपेयर करता रहा है, तो इस तरह के टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि चहल एकेडमी की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर में हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फीस है 49,999 से सिर्फ 24,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। द चाइना एमिशन पैराडॉक्स, जो एक तरीके से दूसरी कंट्रीज भी इस डिलेमा में है कि चाइना को अब हम क्या बोलें, और चाइना जो है वो इसका फायदा भी उठा रहा है, और प्लस में चाइना को फायदा इस टाइम पे मिल भी रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो ही प्रोड्यूस कर रहा है हमारे रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर चाइना नीड टू कट इट्स एमिशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल टू मेट, यानी ग्लोबल क्लाइमेट जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया था कि हम अपने पॉल्यूशन को इतना बढ़ाएंगे जिससे हमारा जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर सिर्फ प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी 1850 से हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है, सो उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1850s में टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको 34.5 डिग्री सेल्सियस तक ही अलाउ किया जाएगा बाय 2030। अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इस टारगेट के अंदर में ये आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस हैज ऑलरेडी बीन राइजन, यानी 1.3 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी एमिट हो चुका है। अब 1.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी एमिट हो चुका है, और 1.5 डिग्री टोटल ये अलाउ किया गया था, यानी आज हमारे पास सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने की परमिशन है, उसकी कैपिंग है। उससे ज्यादा अगर एमिट करते हैं तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और ये जो 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे लगभग 200 बिलियन टन्स
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और होगा, यानी इतनी लिमिट तक हम अलाउ कर सकते हैं। ये 0.2 डिग्री सेल्सियस और 200 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं कार्बन बजट। कार्बन बजट, कार्बन बजट। बजट नॉर्मली आप जानते होंगे कि कितना पैसा है या कितनी चीज है आपके पास यूज करने के लिए, यानी हमारे पास आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के सामने एक पर्टिकुलर एक चैलेंज है कि हमारे पास सिर्फ इतना ही बजट बचा है अगर हम टारगेट रखते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट का, यानी टोटल 1.5 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है। 1.3 ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस बचा है और इसको बढ़ने में सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 200 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी और इतना अचीव हो जाएगा। वहीं पे कुछ कंट्रीज बोल रही है कि पुराने वाला जो टारगेट था हमारा 2 डिग्री सेल्सियस वाला, यानी 1850 से 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हम अलाउ कर देंगे, यानी 35 डिग्री तक एमिशन हम अमाउंट अलाउ कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइज हो चुका है, यानी 1.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइज हो चुका है। अलाउड है हमें 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर में 0.7 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट हमें कार्बन बजट मिलता है, जो कि लगभग 1500 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर होगा। टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी अगर हम दोनों टारगेट्स को ही देखें, यानी एट प्रेजेंट हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल से हम ज्यादा अलाउ कर सकते हैं, जिसकी वजह से 200 बिलियन टन एमिशन होगा। लेकिन अगर हमारा टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस का हो जाए, 2 डिग्री सेल्सियस का हो जाए, 1.3 ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो 0.7 डिग्री सेल्सियस हमें बजट मिल जाता है, कार्बन बजट, जिससे लगभग 1500-1400 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट जो है हमें निकलेगी, एमिशन होगी। ये सारे डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और आपको ये सारी चीजें आपके टंग पे होनी चाहिए, एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए। चाइना डिड कर्ब if China did curb its emission, the deployment of renewable energy would slow down almost everywhere in the world। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि 80% सोलर पैनल्स और 60% विंड पैनल्स, विंड टर्बाइंस ये प्रोवाइड करता है चाइना। अगर हम चाइना को पॉल्यूशन कम करने की बात करेंगे तो वो भी इजीली बोल सकता है कि हमारा जो पॉल्यूशन एमिट हो रहा है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के टूल्स बनाने का, और वो रिन्यूएबल एनर्जी आप ही को सप्लाई की जाएगी। तो हम पॉल्यूशन कम कर देंगे, लेकिन आपको फिर रिन्यूएबल एनर्जी कहां से मिलेगी, आप किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। एक तरीके से चाइना चैलेंज कर रहा है दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कि आप लोग ने अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना क्यों स्टार्ट नहीं किया, अपने पैनल्स और अपने जो पूरा सिस्टम है उसको आप खुद क्यों नहीं बना लेते। अब हम जो बना रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों इतना रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। डेफिनेटली एक पूरे वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है, और अभी COP29 में इसके ऊपर में डिटेल में डिस्कशन भी हो रहा है। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। चाइना डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इज स्टिल क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्री। यानी जब UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया था, ये जब आया था 1992 के अंदर में, और इसके एनफोर्स कर दिया गया 1994 में। इस UNFCCC से यहां से कुछ एनेक्शर्स बनाए गए, और उस एनेक्शर के अंदर में 2 एनेक्शर एक तरीके से मेन है। एक है नॉन एनेक्शर 1। नॉन एनेक्शर 1 में वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग थी, और डेवलपिंग होने की वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई 1990s के अंदर में। वहीं पे जो दूसरा एनेक्शर है, एनेक्शर 1 में 43 पार्टीज हैं, यानी 43 कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती है, उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। लेकिन 1990s में भी चाइना इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता था, तो जो हमने मेन रीजन था डेवलप्ड नेशंस को ही लगाया था, यानी मेन रीजन डेवलप्ड नेशंस ही है। लेकिन 1990 से अब के टाइम पे अगर हम चाइना को देखते हैं तो वो स्टेटस में अभी भी डेवलपिंग कंट्री के बराबर ही है, यानी डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, लेकिन पॉल्यूशन में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट
पॉल्यूटर भी बन जाता है। यानी चाइना अभी फिलहाल के लिए 33% वर्ल्ड का पॉल्यूशन करता है, किसी साल 30%, किसी 32%, ऑन एन एवरेज ये 30 से 33% के आसपास प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यूएसए करता है 15.2% पॉल्यूशन, उसके बाद इंडिया करता है लगभग 5.6% पॉल्यूशन, उसके बाद रशिया करता है लगभग 5.2% पॉल्यूशन, और उसके बाद जापान करता है लगभग 4.8% पॉल्यूशन। यानी ये जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें भी चाइना बहुत ज्यादा है। तो दूसरी कंट्रीज नाराज है चाइना को लेके कि आप लोग अब चाइना को, क्योंकि जबकि इसकी इकोनॉमी अब सेकंड लार्जेस्ट हो चुकी है, अब भी इसको डेवलपिंग फेज में क्यों लिया हुआ है, अब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा रहे हैं। खुद इंडिया भी इस चीज को अभी आगे चढ़ के बोल रहा है कि अब हमें टाइम आ गया है कि चाइना को डिक्लेयर कर दिया जाए, या तो वो खुद डिक्लेयर कर ले अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज। कई बार क्या होता है, आप डेवलप्ड अपने आप को इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे कि आमतौर पे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो कई बार अपनी चीजों को नहीं कर पाते क्योंकि उसके ऊपर में एक तरीके से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसे ही सेम वे में ये चाइना के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन को यहाँ पे अब एज वाइज अगर हम देखा जाए, या फिर यहाँ पे अगर वैसे डेवलपमेंट में फेज में देखा जाए, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी डेवलपिंग फेज में आती है और कोई रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर इंपोज नहीं करी है। डायरेक्टली सीबीडीआर के अंदर में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको एक तरीके से सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉल्यूशन को कम करें। सिर्फ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बदले दूसरी कंट्री जो है पॉल्यूशन कम कर रही है, लेकिन इंडिया ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, लेकिन चाइना ने इसको सीरियसली नहीं लिया। शायद यही तरीका था चाइना का जिससे वो आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यानी उसने पूरे दुनिया में 33% पॉल्यूशन कर दिया और इकोनॉमी में सेकंड लार्जेस्ट हो गया, जो कि इंडिया ये नहीं चाहता कि हम पॉल्यूशन करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी बनाए। यानी आप जानते ही होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज ड्रिवन है, कि जो भी हमने पाया है वो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे ही पाया है। दूसरी अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये चाइना हैज बीन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। पिछले 15 साल से ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है, और इसके अंदर में चाइनाज एफर्ट टू रिड्यूस एमिशन ग्लोबल क्लाइमेट गोल विल बी डिफिकल्ट टू मीट। यानी अगर इसके बिना, यानी अगर हम दूसरी कंट्रीज को बोल दें कि चाइना को छोड़ दीजिए, आप लोग अपने पॉल्यूशन को कम करो, फिर भी इस टारगेट को अचीव नहीं हो सकता। इसलिए चाइना को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। As it stands, global emission in 2030 are expected to just 2% below 2019 level. चाइना के बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी चाइना ने सिर्फ 2% जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम किया है, जबकि इसको इतने टाइम पीरियड के अंदर में 43% जो प्रोडक्शन है वो एमिशन जो है वो कम कर देना चाहिए था, लेकिन इसने सिर्फ 2% ही किया। यानी 41% अभी भी इसने नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा लैगिंग है चाइना के अंदर में, लेटेंसी है, ये बहुत चीजों को डिले कर रहा है, क्योंकि इसको अब सिर्फ एक ही मेन टारगेट है अभी कि अपनी किसी भी तरीके से सुपर पावर बनना है और लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी और सुपर पावर का क्या फायदा है कि पूरे एनवायरमेंट को ही आप एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें और दूसरे कंट्रीज इसमें सर्वाइव ही ना कर पाए। बात करते हैं क्या रोल है जो हमारे चाइना है। As the world's largest emitter of greenhouse gas, China's emission are essential for the global climate goal. चाइना के एमिशन को कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1/3 पॉल्यूशन सिर्फ एक अकेली कंट्री कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। एमिशन रिडक्शन जो टारगेट है एनालाइज बाय द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर सजेस्ट चाइना मस्ट रिड्यूस एमिशन बाय 66% तक उसको एमिशन कम कर देना चाहिए, जो कि हमें लगता नहीं है कि ये अचीव करेगा। 78% तक अपने एमिशन को कम करना चाहिए, तब ही हम इस पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6th रिपोर्ट।
बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट गोल की। पेरिस एग्रीमेंट गोल के अंदर में द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, जो कि बाद में 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, जो कि 1.15 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी 1850s के आसपास में जो इंडस्ट्री का टेम्परेचर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर था एवरेज, उससे सिर्फ 1.5 को ही हम बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे अभी भी एक तरीके से डायलेमा है कि हम पुराने वाले टारगेट को लेके चल रहे हैं या नए वाले टारगेट को लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली कंट्रीज को फोकस किया जा रहा है और उस पर फोर्स भी बनाया जा रहा है कि आप 1.5 को ही टारगेट लेके चलिए, 2 पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि 2 हमने बहुत पहले डिसाइड किया था, 1.5 बाद में डिसाइड किया। अगर नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली हमें 2 पे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अपने मैक्सिमम एफर्ट डालने चाहिए 1.5 के लिए। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसके अंदर में हमने चाइना को डाल दिया। इसका मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपने पॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो भी अपनी अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे, अपने लेवल पे, अपने ही इच्छा से अपने पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें अंडर द CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाइल डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक डीपर कट्स, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एनर्जी ट्रांजिशन। यानी वो आसानी से कुछ भी डेवलप कर सकता है, और जिसको एक तरीके से फ्री हो गया है कि वो कोई भी पॉल्यूशन करेगा, कितना भी पॉल्यूशन करेगा, सैंक्शंस और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो वो तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते चला जाएगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट करता चला जाएगा। लेकिन ऐसे में इंडिया के पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी हमने उसको नहीं लिया, क्योंकि हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम अपनी कंट्री के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट बात करें एमिशन रिडक्शन, जो ट्रेंड है एक तरीके से करंट का, जो चाइना एमिशन है स्टिल राइजिंग, ये बढ़ता ही जा रहा है। यानी इतने एफर्ट के बाद भी, चाइना को इतने फोर्स करने के बाद भी चाइना अपना पॉल्यूशन कम नहीं कर रहा है। द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एस्टिमेट दैट China's emission in 2024 will be 1.2 higher than 2023। पिछले साल से और इसने बढ़ा दिया है। इसको कम करने को बोला गया था कंट्री को जब भी, ये और कम करना चाहिए, लेकिन ये अपने पॉल्यूशन को और बढ़ाता जा रहा है, टेम्परेचर और बढ़ता चला जा रहा है। Without significant emission cut by China, the world is unlikely to meet the global targets, making China climate policies crucial for future global warming prevention। यूपीएससी में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको चाइना से ही रिलेटेड मिलेंगे, पॉल्यूशन से जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वही करता है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से चाइना को रोका जाए, क्योंकि आपकी खुद की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। सबसे पहले हमें वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हर कंट्री को अपने सोलर पैनल, विंड पैनल जो है खुद बनाने पड़ेंगे, तभी हम चाइना के ऊपर में फोकस कर पाएंगे और उसको फोर्स कर पाएंगे अपने पॉल्यूशन कम करने के लिए। अगर हम ट्रेंड की बात करें, 1995 से लेकर 2023 में मेट्रिक टन के बेसिस पे, तो चाइना के अंदर में 1995 में 4932 ही प्रोड्यूस होता था मेट्रिक टन, वहीं पे 2023 में इसने इसको बढ़ा के 15 यानी 15944 मेट्रिक टन कर दिया है। इंडिया को अगर हम बात करें तो इंडिया उस टाइम पे यानी 1995 में 1617 करता था, आज के टाइम में 4134 करता है। यूएसए की बात करें तो उसका एक ऑलमोस्ट ये स्टेटिक है। यूरोपियन यूनियन ने अपने पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर लिया है, यूएसए ने थोड़ा कम कर लिया, लेकिन चाइना और इंडिया के अंदर में भी जिनको अलाउड था कि आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, पॉल्यूशन एमिट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना करें, जिसमें इंडिया ने प्रॉपरली इसको फॉलो किया, लेकिन चाइना ने इसको फॉलो नहीं किया। ये कंट्रीज भी इसको धीरे धीरे फॉलो कर रही हैं। इंडिया के अंदर में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट यानी हमें देखने को मिल रहा है। कुछ सालों के अंदर में इंडिया के अंदर में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। हम ग्रीन एक्स जैसे जो सेंसेक्स जैसे सिस्टम्स लेकर आए हैं, जिसमें IIM अहमदाबाद और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिलके एक साथ एक स्टॉक मार्केट चलाते हैं, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग होता है। जो कंट्री ज्यादा एमिशन कर लेता है, जो कंपनी ज्यादा एमिशन कर लेता है, वो कार्बन पॉइंट्स खरीद लेता है। इस तरीके से हम कार्बन ऑफसेटिंग भी कर पा रहे हैं। तो इंडिया काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहा है ग्लोबल में, लेकिन ओवरऑल पॉल्यूशन जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं चाइना एमिशन कट, अ डबल एज्ड वेपन, पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल रिन्यूएबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाइल डीप एमिशन कट बाय चाइना आर एसेंशियल, दे कुड पैराडॉक्सिकल स्लो डाउन द ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। अब दूसरी अगर इसको स्लो कर दिया जाए तो दूसरी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जीज
कैसे यूज करेंगी। हैवी डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, आज भी जो कंट्रीज हैं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मेन इसके सबसे पीछे एक कारण है। जैसे इंडिया का अगर कोल हम बात करें तो लगभग 60% जो हमारा आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो कोल से होता है। यूएसए के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 70% आज कोल से हो रहा है। वहीं पे चाइना के अंदर भी देख रहे हैं तो लगभग 65% कोल से हो रहा है। यानी ये सारी कंट्रीज कोल को क्यों नहीं छोड़ पा रही है, रीजन बीइंग, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो रिजर्व, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर कंट्री को रिन्यूएबल पे स्विच करना ही पड़ेगा। इससे पहले ये कंट्रीज चाहती हैं कि जो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको ये मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक से इनके ऊपर में बैन रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं और जो ऑलरेडी अवेलेबल इनके पास रिसोर्सेज हैं वो ऐसे के ऐसे रह जाएं और इनको रिन्यूएबल के ऊपर में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। क्योंकि हर कंट्री के सारे सिस्टम सेटअप हो चुके हैं, यानी वो कोल निकालती हैं और बर्न करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेती हैं। ऐसी कंडीशन में ये जरूरी हो जाता है कि हमें फिल्टर और इस तरह की टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये कंट्री फॉसिल फ्यूल को यूज करना अभी रिसेंटली और नियर फ्यूचर के अंदर में तो नहीं छोड़ने वाली है। हमारे अकॉर्डिंगली लगभग 30 से 40 साल और लगेंगे पॉल्यूशन को कम होने में, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज की डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पॉल्यूशन को इस कदर से बढ़ा रही हैं और उसको कम करने की इसलिए कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि इनकी हैवी डिपेंडेंसी ऑन दी फॉसिल फ्यूल। इससे रिलेटेड हमारे पावरिंग पास्ट कोल जैसे ग्रुप भी बनाए गए, बिलो 50 जैसे ग्रुप भी बनाए गए। पावरिंग पास्ट कोल, जिसमें एक तरीके से कोल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया गया, बिलो 50 यानी जो हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके 50% के यूसेज को और उसके एमिशन को कम किया जाएगा। इतने एफर्ट के बाद भी पॉल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। रिन्यूएबल आर नॉट रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी ऐसा कर रही है कंट्रीज की रिन्यूएबल बढ़ा रही है, डेफिनेटली रिन्यूएबल उनकी कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में वो नहीं बढ़ रहा है। यानी उसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल है वो एज इट इज यूज हो रहा है। यानी अगर रिन्यूएबल, सपोज कीजिए अगर वो 5 यूनिट रिन्यूएबल से बनाते थे और 10 यूनिट वो नॉन रिन्यूएबल से बनाते थे, तो इस केस में उन्होंने इसको बढ़ा के 10 कर दिया है, लेकिन ये एज इट इज 10 ही मेंटेन्ड है। तो लगता है ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, जबकि परसेंटेज की टर्म में ये इतना ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जो फॉसिल फ्यूल से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो एज इट इज होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट्स, जो कि सारा का सारा यानी ये जो चीजें बनाई जाती हैं वो खुद डिपेंड करती है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। जो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो कि हमारे जो 5 स्टार रेटिंग के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, फैन, एसी, कैमरा, एलईडी बल्ब्स, इन सबको बनाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरीके से अच्छी सोर्स से नहीं आ रही है, वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है। हमें जरूरत है कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज जो बनाई जा रही हैं उसको, जो हम इस तरह के फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं वहां भी कुछ और इसके ऑल्टरनेटिव्स को लाया जाए। ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेंस, यानी चाइना का 80% सोलर पैनल्स, 60% विंड टर्बाइन की जो डिपेंडेंसी है, अलॉन्ग विथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं और बैटरीज हैं, इसके ऊपर यानी कंट्रीज जो है चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। रिस्क टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, डीप एमिशन कट कुड डिसरप्ट द सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, हिंडरिंग ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड द 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। यानी जो डीप एमिशन कट है अगर हम कर भी देंगे, सपोज कीजिए, कुड डिसरप्ट दी, यानी अगर चाइना ने किसी तरीके से इसको रोक भी दिया और कुछ कंट्रीज ने इसको रोक भी दिया, तो रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई यानी उनके जो टूल्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और दूसरी कंट्रीज टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगी। डबल एज स्वॉर्ड्स फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, टू कॉम्पीटिंग नीड्स। सबसे पहली बात है, चाइना एमिशन कट आर क्रूशियल फॉर ग्लोबल एमिशन। इफ चाइना रिड्यूस एमिशन टू क्विकली इट कुड डिसरप्ट ग्लोबल एनर्जी जो सप्लाई है, डेफिनेटली जो अभी मैंने बताया आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया। तो डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज ये हमें कम करनी होगी। स्पेशली जो कोविड-19 के बाद से हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में और ज्यादा बढ़ चुकी है इन सारी चीजों को लेके।
बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिन्यूएबल सप्लाई चेन। देयर इज ग्रोइंग रिकॉग्निशन टू द ऑफ द नीड टू ऑफ डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई। यानी सिर्फ एक दो कंट्री ही पूरे वर्ल्ड का अगर ये सप्लाई प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया भी इस चीज को बहुत प्रमोट कर रहा है। इसके अंदर में वो डीसीआर लेकर आया है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। यानी अगर कोई कंपनी सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रही है, सोलर पैनल यूज करना चाहती है, पावर जनरेशन करना चाहती है, तो उसका कुछ परसेंटेज उन्हें इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही लेना पड़ेगा। रिमेनिंग वो फॉरेन से ले सकती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर 75% का डीसीआर लगाया गया तो 75% के डीसीआर का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। 75% आपको जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा और जो 25% है वो आप किसी फॉरेन कंट्री से ले सकते हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव चाइना, डेफिनेटली चाइना की अगर हम बात करेंगे तो वो एक तरीके से जो लेबर कोड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वीक हैं। लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, लेबर कम पैसों में ज्यादा टाइम के लिए काम कर सकती हैं। इस वजह से वहां पे कम लागत में वो जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है। इंडिया से 10% चीप बनता है, यूएसए से 20% चीप बनता है और यूरोपियन यूनियन से अगर हम देखें और पूरे यूरोप से देखें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो हमारा एनर्जी एसोसिएशन है 2022 के रिपोर्ट के बराबर अगर हम देख रहे हैं तो 35% चीपर बनाता है यूरोप से। यानी ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है दूसरी कंट्रीज को कि आप अगर इसको कम कर पाए तो कर लीजिए, हमारी जो रेट है उससे आप इसको कम नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली चैलेंज है और इंडिया जैसी कंट्री ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। हमारे इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जो बहुत ही कम रेट पे ये सोलर पैनल्स को बनाएंगे इन नियर फ्यूचर। चाइना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग इन क्लाइमेट फ्रेमवर्क। यानी सबसे पहली बात है कि इसको 1990 में रिबेट मिला है। अगर ये पहले से ही ऐसा कुछ होता तो इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होती, लेकिन 1990 में जब ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी, चाइना उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता था। इस वजह से आज तक इसको रिबेट मिलता जा रहा है, लेकिन आज कंट्रीज डिमांड कर रही हैं इसको इंक्लूड करें। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एमिशन कांस्टेंट, यानी चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करी आराम से बिना किसी डर के, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। इन्होंने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, अपनी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर में ध्यान दिया। इकोनॉमी तो बढ़ गई लेकिन पॉल्यूशन भी बढ़ता चला गया। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूएस, जापान एंड जर्मनी, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी के साथ साथ में पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम भी किया है। लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने टारगेट लिया है 1200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, यानी टारगेट कर रहे हैं 6 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल, मेकिंग सोलर एंड विंड एनर्जी ग्लोबल अफोर्डेबल। चाइना इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, एक्सपेक्टेड टू मीट इट्स 1200 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये एक तरीके से इसको अचीव कर लेंगे और इसको थोड़ा सा एक तरीके से शेड्यूल टाइम से तो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। यानी जो इनको अचीव करना था कुछ टाइम बाद, 6 साल पहले ही ये उसको बना चुके हैं। तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है दूसरी कंट्रीज के लिए। बात करते हैं मैसिव एमिशन ग्रोथ, यानी अगर हम बात करें एमिशन की तो एमिशन लगभग 11.5%, 11.5% हमारा यूरोपियन यूनियन से कंपैरेटिवली बड़ा है और चाइना का जो एमिशन है क्वाड्रुपल हो गया है, क्वाड्रुपल्ड हो गया, यानी 4 गुना बढ़ चुका है हमारे 1990 के लेवल से। अगर हम बात करें एमिशन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइनाज progress in renewable energy, its overall emission remain nearly 3 times with that of the USA. USA से हमेशा एक तरीके से 3 गुना ज्यादा एमिशन ये कर लेता है कभी कभी किसी साल में। उदाहरण के तौर पे अभी अगर हम देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स है, किसी साल भी यूएसए का कम होता है, चाइना को इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो 3 टाइम्स भी इसने पॉल्यूशन किया है यूएसए के खिलाफ, यूएसए के यानी कंपैरेटिवली। अनरियलिस्टिक एमिशन टारगेट्स, यानी चाइना's करंट एमिशन ट्रेजेक्टरी है मेकिंग इट अनलाइकली टू मीट शॉर्ट टर्म एमिशन रिडक्शन टारगेट्स सच एज दोज सेट फॉर 2030 2035। यानी जो 2030 और 2035 के जो टारगेट्स रखे हैं, हमें नहीं लगता कि चाइना उस टारगेट को अचीव कर पाएगा, क्योंकि अभी इसका मेन फोकस ही इकोनॉमी है, इसका एनवायरमेंट मेन फोकस नहीं है। हो सकता है नियर फ्यूचर में या फिर कुछ बाद में ये शायद अचीव करे, लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा पॉल्यूटर यानी है पूरे वर्ल्ड के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है।
इसी से रिलेटेड एक मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय चाइना इन द ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क, particularly in terms of its emission growth, economic development, and renewable energy contribution. How does China unique position impact its ability to meet short-term emission reduction targets and global climate goal? इस क्वेश्चन को आप 250 वर्ड्स में एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और जो हमारे द्वारा दिए हुए डेटा है उसको इसमें लगाइएगा और एक अच्छा सा इसमें आंसर प्रिपेयर कीजिएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।